हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड या पोज्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर में से जब चार्ज फ्लो करता है तो कंडक्टर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है, उसकी जो लेंथ है, उसका जो साइज है, बिकॉज ऑफ दैट जो चार्जेस हैं दे एक्सपीरियंस सर्टन अपोजिशन। चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। चार्जेस के लिए एक रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ है कि लो भाई आप यहाँ से आराम से निकलते चले जाओ। उनको निकलना पड़ता है भीड़ में से, रश में से। किस चीज़ का रश है? वो पॉजिटिव आयंस, जिनको हम पॉजिटिव कर्नल्स कहते हैं, उनका रश है। इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? पॉजिटिव कर्नल्स बना रहा हूँ। ठीक है, दिस पॉजिटिव कर्नल्स आर अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न। ये जो पैटर्न है वो मेटल टू मेटल या मटेरियल टू मटेरियल, कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करेगा। ठीक है, ये है हमारे पास पॉजिटिव कर्नल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो इस खाली जगह में प्रेजेंट होंगे। इन खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। ओके, यहाँ से हमने बैटरी लगाई। इस बैटरी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन कर्नल्स के साथ टकराते हैं। कर्नल्स के साथ टकराने की वजह से इनका जो मोशन था टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, वो रुकावट महसूस करता है, वो बाउंस बैक कर जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया, बाउंस बैक हो गया, इधर चला गया, यहाँ पे टकराया। हालांकि इसकी टेंडेंसी ये है कि ये इधर ही जाए, पॉजिटिव एंड की तरफ जाए, बट ये जा नहीं पा रहा। ये लगातार कोलाइड कर रहा है, लगातार फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो रही हैं इसकी विद द पॉजिटिव कर्नल्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। एंड ये जो अपोजिशन है, ये जो बार बार टकराना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से पॉजिटिव एंड तक नहीं पहुंच पाता, और इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आता है, जो ओवरऑल रुकावट आती है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की यहाँ पर वेलोसिटी आएगी, एक थर्मल वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो थर्मल वेलोसिटी है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो रैंडम है। तो मैं जस्ट सेक ऑफ एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, दिस इज थर्मल वेलोसिटी, दिस इज वेरी लार्ज वैल्यू, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इधर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लग रही है, और उस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं -E/E। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल गेन सम वेलोसिटी। किस तरफ? दिस वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब ये वेलोसिटी जो आएगी, ये डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर के लिए मूव कर पाता है। और अगर मुझे उस वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने स्टैंडर्ड रिलेशन से लिखना हो, v = u + at से लिखना हो, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर मैं इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी मान लेता हूँ, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए vt के ऊपर भी वेक्टर डाल दूंगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इस फॉर्मूले से दी जा सकती है, एंड t को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विद टाउ। हियर टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं ये है क्या। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आगे जाके किसी न किसी एटम के साथ या किसी न किसी पॉजिटिव कर्नल के साथ टकराएगा। एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के बीच ही ये सिर्फ एक्सेलरेट हो पा रहा है। ठीक है, फिर ये कोलाइड कर देगा, कोलिजन के बाद ये बाउंस बैक करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी और डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। मान लो कि
इस फोर्स की वजह से इस तरफ कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया v विच इज इक्वल टू a इंटू टाउ एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों वेलोसिटीज की वजह से इलेक्ट्रॉन की इधर है और सामने है पॉजिटिव कर्नल। यहाँ पर भी पॉजिटिव कर्नल था, इलेक्ट्रॉन पहले इस कर्नल से टकरा के आगे बढ़ना शुरू हुआ, टकरा के ये इधर मूव किया और अब यहाँ पहुँचा। अब ये पहली कोलिजन, ये दूसरी कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सिर्फ इस टाइम के दौरान ही इलेक्ट्रॉन ने कुछ वेलोसिटी गेन की थी टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद यहाँ पे टकराया, डिपेंडिंग अपॉन किस एंगल पे टकराया है, ये फिर से बाउंस बैक कर जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा मुझे नहीं पता, ये जस्ट एक रफ ड्रॉ किया गया है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, ये फिर से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ये इधर को फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। बट आगे जाते हुए फिर से एक पॉजिटिव कर्नल आएगा, पॉजिटिव कर्नल से टकराएगा, फिर से बाउंस बैक करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा एक स्ट्रेट पाथ के थ्रू, ये ऐसे एक रास्ता नहीं बना नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और बिना किसी रुकावट के पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर तक पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जाना चाहता है, बार बार ये टकराएगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस, लॉट्स ऑफ अपोजिशन, लॉट्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू its motion when it has a tendency to move towards positive end of the conductor। अब ये वैल्यू, ये रेजिस्टेंस, ये रुकावट कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। देखो एक बात बड़ी क्लियर है कि जितना ये कंडक्टर लंबा होगा उतना इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रुकावट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उतने ज़्यादा कर्नल्स उसके रास्ते में आएंगे, उतने ज़्यादा कर्नल्स उसके रास्ते में आएंगे, उन सभी कर्नल्स के साथ टकरा के इसको आगे निकलना पड़ेगा। सेकंड, अगर ये कंडक्टर की साइज, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएगा, या आप यूँ कह सकते हो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर तक पहुँच पाएंगे इन अ गिवन टाइम, इन या कह सकते हो इन 1 सेकेंड, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस एंड तक पहुंच पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कहने का मतलब ये है कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उतनी रुकावट, उतनी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगी टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस मूव कर पाएंगे। इसका मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्ज विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इस मटेरियल के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ज़्यादा होंगे उतना नेट फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चाहे ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है बट गिनती भी ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही पॉजिटिव एंड तक पर सेकंड पहुंच पाएंगे। जितनी एन की वैल्यू ज़्यादा है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume, this is also called volume density of free electrons, this is also called volume density of free electrons। जितनी ये गिनती ज़्यादा होगी उतनी रुकावट कम होगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर तक पहुंच पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इन एटम्स का अरेंजमेंट, इन कर्नल्स का अरेंजमेंट विद इन मटेरियल, ठीक है। अगर तो ये लाइंस में लगे हुए हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल है, अगर ये इस तरह से लेयर्स में, लाइंस में है, तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो ये बड़ी आसानी से दूसरी तरफ पहुँच जाएगा। इसके लिए रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन कंपैरेटिवली कम होगी। अब अगर इसकी जगह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी इजीली। अब मैंने अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या कर्नल्स को चेंज कर दिया है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके में कोई सीधा पाथ
नहीं मिलेगा। इस केस में ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कर्नल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, area of cross section of the conductor, these are few physical quantities that will influence resistance या opposition offered by a conductor to the flow of charge या to the flow of current. Is that clear? तो करंट के फ्लो करने में जो रुकावट है कंडक्टर की वजह से जो रुकावट है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, अगर इसका सिंबल आर लिख लें, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड तक पहुंच पाएंगे। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं, आई कैन राइट डाउन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एल एंड ए। अगर यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दें तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब जो पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है, मैंने जो अभी आपको पॉइंट्स गिनवाए थे उसमें लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ कर्नल्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉइंट अभी रहता है बताया नहीं, अलग से पूरी डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर, ये फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो तो लिख लिए, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो बाकी के फैक्टर्स नहीं लिखे, वो सारे फैक्टर्स रेजिस्टिविटी में इसमें कवर हो जाते हैं। देखो, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर मटेरियल के लिए, हर कंडक्टर की शेप के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, छोटा कंडक्टर बनाया, बड़ा बनाया, एल एंड ए वेरी करेंगे। बट जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद क्या था, अरेंजमेंट ऑफ कर्नल्स, वो भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि ये जो बाकी के पैरामीटर्स थे वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो रेजिस्टिविटी है हम इसको लेते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मीन्स हमने कौन सा मटेरियल लिया है, हमने आयरन लिया है, हमने कॉपर लिया है, हमने गोल्ड लिया है, हमने सिल्वर लिया है, हर एक के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस के यूनिट्स तो डिफाइन नहीं कर सकते, बट हमें वैसे याद होंगे। ठीक है, हम लोगों ने 10th क्लास में रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम पढ़ रखे हैं, तब आपने ओम्स लॉ के थ्रू V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वहाँ पे R यानी कि रेजिस्टेंस को आपने डिफाइन किया था। R रेजिस्टेंस, इसके यूनिट्स क्या हैं, ओम। 1 ओम आपने लिखा था 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। हमने कहा था किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जा सकता है अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पियर करंट पास करना शुरू कर दे। हम लोग इस चैप्टर में जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे फिर से 1 ओम को डिफाइन करेंगे। ओके, बट राइट नाउ हम लोग यहाँ पर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहते हैं। मैं मान के चलूँगा कि आपको रेजिस्टेंस के यूनिट्स पता है। 1 ओम सिंबल था, ओम ओमेगा होता है बेसिकली, बट हम इसको ओम बोलते हैं यहाँ पर। तो 1 ओम, यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को लिखेंगे। रेजिस्टिविटी को कैसे लिखा जा सकता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। क्या ये कैलकुलेशन सही है? चेक कर लो, आर इंटू ए बाय एल। अब रेजिस्टेंस के यूनिट्स हैं मेरे पास ओम, एरिया के यूनिट्स मेरे पास क्या है, मीटर स्क्वायर, लेंथ के यूनिट्स मेरे पास क्या है, मीटर। तो ये एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या बन जाएंगे, ओम मीटर। यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर? अगर मुझे 1 ओम मीटर को डिफाइन करना हो तो मैं इसे कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? देखो, इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ क्यूब जिसकी सभी साइड्स की लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट, यानी कि एक क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, हर साइड 1 1 1 है।
ठीक है। इसके दो अपोजिट फेसेस लिए, इन दो अपोजिट फेसेस के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे देखते हैं। हमने रो लिखा R इंटू ए बाई एल। अगर मैं यूनिट क्यूब लेता हूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया आएगा, है ना, ये वाले दोनों ले सकते हो। एरिया 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। अगर लेंथ की बात करें तो हमने लेंथ भी कितनी ली है, 1 यूनिट। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, R के इक्वल आ जाएगी। तो रजिस्टिविटी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ when resistance is measured across its two opposite faces. Resistance is measured across its two opposite faces. क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? यानी कि इस क्यूब की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात होगी। रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब व्हेन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड अक्रॉस इट्स टू अपोजिट फेसेस। इज दैट ओके? ओके, अब हम यहीं से ही डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिखेंगे। क्या आप लोग लिख सकते हो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला? इफ़ यस, वीडियो को पॉज करो और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी लिखो। हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमने लिखा है R इंटू ए बाई एल। रेजिस्टेंस के यूनिट्स आपको पता है ओम। अच्छा, ओम के लिए आपको अब डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो लेट अस गो इन डिटेल। V बाई आई इंटू ए बाई एल। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का भी आपको याद नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है बेटा, ये सही है। चार्ज हमारे पास करंट इंटू टाइम हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ करंट इंटू टाइम इंटू 1 बाई आई इंटू ए बाई एल। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि अब बाकी के डायमेंशन आपको याद होंगे। वर्क का डायमेंशन फार्मूला वही जो एनर्जी का होता है, mL2T माइनस 2। दिस इज mL2T माइनस 2। करंट के लिए I ही रख लेते हैं, टाइम के लिए T हो गया, करंट के लिए I हो गया। ये एरिया था, एरिया के लिए L स्क्वायर हो गया, लेंथ है, लेंथ के लिए L हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे टू गेट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। आप लोग वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेशंस कर सकते हो। यहाँ पर m की पावर तो 1 हो जाएगी, l की पावर ये 3 हो जाएगी, t की पावर -3, i की पावर -2 हो जाएगी। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्या हमारा आंसर मैच करेगा। इट सीम्स टू बी परफेक्ट। कई बुक्स में यहाँ पर करंट की जगह I की जगह A सिंबल लिखा होता है, दोनों इक्वली गुड है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M1L3T -3 A -2, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आपको याद रखना है जो रेजिस्टिविटी है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप दो फैक्टर्स इसमें लिखोगे, एक तो आप लिखोगे नेचर ऑफ मटेरियल, आपने मटेरियल कौन सा लिया है, आपने लिया है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए डिटेल डिस्कशन अभी हम करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ नेचर ऑफ मटेरियल के लिए। आपको याद होगा, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है कॉपर की रेजिस्टिविटी। ठीक है, यही वजह है कि जो मैक्सिमम वायर्स हैं वो कॉपर की बनी होती है। सिल्वर एक तो महंगा बहुत पड़ता है, दूसरा सिल्वर की ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाती है, इसलिए हम सिल्वर को यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो सिल्वर यूज़ होगा नहीं, तो सेकंड बेस्ट मटेरियल हमारे पास कौन सा है, कॉपर। तो मैक्सिमम जो कंडक्टिंग वायर्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टेंस का सिंबल। हम लोग रेजिस्टेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा होगा। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर रही, बट कई बार हमारे क्वेश्चंस में हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक एरो डाल देते हैं। ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। सिमिलरली एक और सिंबल होता है, बेसिकली वो है तो रियोस्टेट है, बट रियोस्टेट आल्सो
रिप्रेजेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस सेंस से आप लोग एरो यूज़ करते हो। दिस इज रियोस्टेट एंड दिस आल्सो रिप्रेजेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं 1, 2 एंड 3। इन टर्मिनल्स के थ्रू हम लोग कनेक्शन जोड़ते हैं। ये कैसे जोड़ने हैं जब भी हमारी डिस्कशन में आगे आएगा डिटेल में तब बताऊंगा, फिलहाल आपको ये सिंबल्स ध्यान में रखने हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, सभी इलेक्ट्रॉन्स, सभी कर्नल्स, पॉजिटिव कर्नल्स के पास एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा जोर जोर से ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं कर्नल्स, और इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर किन 2 पॉइंट्स पे इफेक्ट डालता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एंड पॉजिटिव कर्नल्स के ऊपर, इन दोनों के ऊपर इफेक्ट डालता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वीटी है, थर्मल वेलोसिटी है, वो इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि पॉजिटिव कर्नल्स की वो अपनी जगह छोड़ के तो नहीं जाएंगे, उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये 2 फैक्टर्स हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी साइड जो है इधर, यहाँ पे हम लिखेंगे एन मैंने क्या लिखा था? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी पेरेंट एटम को छोड़ के वॉइड्स के बीच में आ जाते हैं, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं फॉर द कंडक्शन, तो ये रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। यानी कि विद इंक्रीज इन एन जो रेजिस्टेंस है इट शुड डिक्रीज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं फॉर द कंडक्शन, तो ओवरऑल ज़्यादा करंट या ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम। बट टेम्परेचर के बढ़ने से ये दोनों उल्टा इफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई, थर्मल वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि रैंडमनेस बढ़ गई है। अब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एग्जैक्टली वही रूट फॉलो नहीं कर पाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिफाइन किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, बल्कि थर्मल वेलोसिटी डोमिनेट करेगी। वो रैंडम होती है तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना कि इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इज द कंडीशन विद पॉजिटिव कर्नल्स। अगर पॉजिटिव कर्नल्स ज़्यादा जोर जोर से अराइव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल आल्सो इंक्रीज। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी जो रेजिस्टेंस है इंक्रीज करेगी। इनफैक्ट जो थर्मल वेलोसिटी है वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स को इंक्रीज करेगी, दैट विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। देखो ये मेरे पास कुछ कर्नल्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इधर से टकराया। अगर थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा है तो नेचुरली है कि 2 कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। मीन्स कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा रैंडमनेस आएगी, उतनी कम होगी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दोनों टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जबकि n की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करती है। अब अलग अलग मटेरियल्स में कहीं पे ये फैक्टर डोमिनेट करता है, कहीं पे ये फैक्टर डोमिनेट करता है। तो ये डिपेंड करता है कौन से मटेरियल की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर इस फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे मटेरियल वाइज। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है विद चेंज इन टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर्स विद टेम्परेचर। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ऐसे देते हैं, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर।
ठीक है, वेयर टी रिप्रेजेंट टेम्परेचर, टी रिप्रेजेंट टेम्परेचर in degree Celsius, R naught is resistance at 0 degree Celsius, R naught is resistance at 0 degree Celsius and R is resistance at T degree Celsius। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर T है। यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा ये दोनों हैं कॉन्स्टेंट्स, अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। इज इट ओके? बट होता क्या है कि बीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए ये कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता पूरी डिस्कशन में, इसलिए हम लोग बीटा को निगलेक्ट कर देते हैं जब तक स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो। यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिड्यूस कर जाता है, सिंप्लीफाई होके इस तरह से बन जाता है R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, वे अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी और दूसरा टेम्परेचर रेंज पे भी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। और ये बहुत बड़ा पंगा होता है, अलग अलग टेम्परेचर रेंज के लिए इसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इनफैक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अल्फ़ा को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, इसके यूनिट्स क्या है। मैं इसको डिफाइन करने के लिए ये करता हूँ R इज़ बाय आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। यहाँ से आर नॉट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है, यहाँ से हम लिख सकते हैं R बाय आर नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी R माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इंटू 1 बाय टी। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब ये देखो ये क्या है, R माइनस आर नॉट, ये है चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं T माइनस 0 लिख लूँगा क्योंकि रेजिस्टेंस में चेंज कहाँ से कहाँ तक आया, R से आर नॉट, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 0, तो मैं इसको थोड़ा और ऐसे लिखता हूँ R माइनस आर नॉट। ये T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R नॉट, ठीक है, इंटू 1 बाय टी। तो ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, ये है चेंज इन टेम्परेचर। गेटिंग माई पॉइंट? तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आर नॉट। तो यहाँ से हम अल्फा यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई रिपीट, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसके यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा के यूनिट्स हमारे पास देखिए बेटा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ओम और ओम के यूनिट्स कट जाएंगे तो टेम्पर डिग्री सेल्सियस हमारे पास यूनिट्स बच जाएंगे। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए या मोस्ट ऑफ कंडक्टर्स के लिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 1/273 के आसपास रहती है। अल्फ़ा की वैल्यू 1/273 के आसपास रहती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 1/273 यहाँ पर पुट करूँ तो मेरे पास R का फॉर्मूला बन जाएगा R नॉट इंटू 1 प्लस 1/273 इंटू टी। अगर मैं यहाँ पर LCM ले लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 273 प्लस टी बाय 273 प्लस 0 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। ये क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और ये है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है इन केल्विन। ठीक है, मीन्स मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू टी अपॉन टी नॉट। मेरी बात समझ में आ गई? ये टेम्परेचर केल्विन पे है, मैं ये भी टेम्परेचर केल्विन में हो गया। यहाँ पर आर नॉट और टी नॉट को अगर मैं कांस्टेंट लूँ तो मैं लिख सकता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
ठीक है, ये रिजल्ट तभी ट्रू है जब अल्फ़ा की वैल्यू 1/273 हो। मैंने ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए या मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स के लिए ये वैल्यू लगभग 1/273 होती है। अगर इसके यूनिट्स भी साथ में लिखने हो तो आप पर डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिख सकते हो। अगला पॉइंट जो हमें यहाँ से कंक्लूड करना है, यहाँ से ये देखो, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है। अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये टर्म जो है ये पॉजिटिव रहेगी, यानी कि R की वैल्यू R0 से ज़्यादा रहेगी। R इज़ ग्रेटर देन R0, जिसका मतलब ये है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर resistance of conductors increases. This is very important conclusion. Resistance of conductors increases. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज करती है। वी शैल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। हम लोगों ने अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था 1 + R0 × 1 + अल्फ़ा × T। हमने कुछ इस तरह से लिखा था। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ तो कोई समस्या नहीं है कि T1 टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं T2 टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से लिखी जा सकती है। इज़ इट ओके? इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। हम लिख सकते हैं R1/R2। ये हमारे पास बन जाएगा 1 + अल्फ़ा × T1 अपॉन 1 + अल्फ़ा × T2। अब आप लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हम लोग अल्फ़ा को यहाँ पर एक बार फिर से कैलकुलेट कर पाएँ। तो यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे। R1 - R2 अपॉन R2 × T1 - R1 × T2 is equal to अल्फ़ा। दिस इज़ अनदर वे टू डिफाइन अल्फ़ा। अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स में इस रिज़ल्ट को याद रखते हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी। न्यूमेरिकल्स में बहुत केसेस ऐसे आएंगे जिसमें आपको रेजिस्टेंसेस R1 R2 गिवन होंगी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। वन मोर पॉइंट टू ऐड हियर, हमारे पास अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या आई थी? डेल्टा R/डेल्टा T × 1/R0, यही थी। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस में, स्पेशली जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें ये डेफिनेशन नहीं लगेगी। एक्चुअली ये आइडियल डेफिनेशन है ही नहीं है। ये डेफिनेशन सिर्फ तभी वैलिड है जब रेजिस्टेंस की लीनियर वेरिएशन होती है विद टेम्परेचर, बट आइडियली रेजिस्टेंस की लीनियर वेरिएशन नहीं होती है। अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर रेजिस्टेंस में अल्फ़ा की वैल्यू भी वेरी करती रहती है। इसलिए जब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन की जगह किसी और फार्मूले के साथ वेरी करती है, उन केसेस में आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करोगे 1/R × dR/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पर यूनिट रेजिस्टेंस। ये परफेक्ट डेफिनेशन रहती है, हालांकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ेगी। ओनली फॉर टिपिकल क्वेश्चंस जिसमें रेजिस्टेंस वेरी करेगी। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं अभी रेजिस्टिविटी थोड़ा सा बताऊंगा, उसमें एक ग्राफ प्लॉट करके हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी को डिस्कस करते हैं तो जो रिलेशंस, जो डिस्कशन हमने अभी की है, एग्जैक्टली सेम एप्लीकेबल रहती है। रो का फार्मूला बन जाता है ρ0 × 1 + अल्फ़ा × थीटा। टी लिखा था, थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने थीटा लिख दिया है। आप टी लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ से भी अल्फ़ा क्या आएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ से आप अल्फ़ा डिफाइन कर सकते हो। आप कैसे डिफाइन करोगे? ρ - ρ0/T × 1/ρ0। ठीक है, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन बन जाएगी जो हमने थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस के लिए की थी। यहाँ रेजिस्टेंस लिखा था, वहाँ अब हम लोग रेजिस्टिविटी लिख देंगे। यहाँ पर भी अल्फ़ा के यूनिट्स पर डिग्री सेल्सियस ही आएंगे। एवरीथिंग विल रिमेन सेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान देना है कि जो रजिस्टिविटी में ये जो वेरिएशन है ये थोड़े से टेम्परेचर रेंज के लिए रहती है, थ्रू आउट जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। एक्चुअली तो अगर हम ओवर द लॉन्ग टेम्परेचर रेंज, ये टेम्परेचर है हमारे पास, रजिस्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। हाँ, अगर इसमें से हम कुछ थोड़ा सा हिस्सा देखें, ठीक है, सम सेक्शन ओवर सम रेंज, थोड़े से हिस्से के लिए से T1 टू T2, तो मैं ये कह सकता हूँ इस थोड़ी सी रेंज में जो रजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है इसकी लीनियर वेरिएशन है। दिस इज ओनली फॉर स्मॉल सेक्शन, स्मॉल टेम्परेचर रेंज। ओवर द लॉन्ग रेंज ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। ओके, तो ये हमने अभी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस की है फॉर कंडक्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अलॉयज। ये अलॉयज में कुछ पर्टिकुलर केसेस ही हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं जिनको हम लोगों ने फिजिक्स में या अपने इस चैप्टर कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस करना है। वो अलॉयज हैं कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज, यूरेका। दीज आर फ्यू अलॉयज। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज विद टेम्परेचर। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कौन कौन सी, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, मैंगनीज वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कुछ अलॉयज रहते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जैसे हमने अभी अभी लिखा था मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू लिखी थी 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको 10 की पावर्स में भी लिखूं तो अप्रॉक्सीमेटली, हालांकि ये भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है बट ये अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में आती है, 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस में आती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं इन अलॉयज की बात करता हूँ तो इन अलॉयज में जो अल्फ़ा की रेंज है वो 10⁻8 पर डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल। अल्फ़ा कम होने का मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है कि विद चेंज इन टेम्परेचर या विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हो रजिस्टिविटी वेरीज नेग्लिजिबल, वेरीज बाय वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। यानी कि रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी में कोई लंबा चौड़ा फर्क ही नहीं पड़ता। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अल्फ़ा छोटा होने का मतलब क्या है। मेरे पास रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला है R0 × 1 + अल्फ़ा × चेंज इन टेम्परेचर, या T लिखा था। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 10⁻³ है और मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर में वेरिएशन आई 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T की वैल्यू आई, वेरिएशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो R मेरे पास कितना हो गया, R0 × 1.1 हो गया, यही हो गया। यानी कि जो नई रेजिस्टेंस है वो 10% बढ़ गई है। अगर पहले रेजिस्टेंस मान लो इनिशियली R0 100 थी तो अब रेजिस्टेंस कितनी हो गई है, 110 ओम हो गई है। ये किसके लिए बात की है, जब मैंने अल्फ़ा को 10⁻³ लिया है, यानी मैंने इसको कंडक्टर्स की रेंज में लिया है। अब मैं अलॉयज़ की बात करता हूँ। अलॉय में भी सेम एग्जांपल लेता हूँ। अलॉय में जो इनिशियल रेजिस्टेंस है 100 मान ली, बट जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो मैंने 10⁻8 ली है। जब मैं इसको 10⁻8 लेता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 1.0000001, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 100.0001। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, कोई डेसिमल प्लेस में फ़र्क नहीं पड़ा। यू कैन नोटिस द डिफरेंस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस में चेंज है मात्र इतना आया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंज ये आ गया है। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर रेजिस्टेंस 10% बढ़ गई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंज सिर्फ 0.01% आया है। मीन्स अगर हमारे पास अल्फ़ा कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो इन अलॉयज़ की इसी प्रॉपर्टी को, इसी खासियत को हम लोग यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए एज अ
standard resistances या standard resistors. That is why these materials, these alloys are used for making standard resistances. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो रेजिस्टेंस जिसको हम एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मैं कहता हूँ भाई इसकी वैल्यू 10 ओम है, दैट इज़ माय स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसको मैं गर्मियों में यूज़ करूँ, सर्दियों में यूज़ करूँ, ठीक है, मैं प्लेन्स में यूज़ करूँ, मैं हिल्स में यूज़ करूँ, तो उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम ही रहनी चाहिए। टेम्परेचर के साथ उसकी वैल्यू में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग कॉन्स्टेंटिन, यूरेका, मैंगनीज जैसे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जैसे अलॉयज़ को यूज़ करते हैं एज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। जो कॉन्स्टेंटिन है वो कॉपर, निकल एंड मैग्नीन का अलॉय होता है, ठीक है। ऑल दीज आर अलॉयज़, इनमें कंपोजिशन का फ़र्क होता है। तो एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है। इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस की एप्लीकेशंस की बात करें, हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इनकी एप्लीकेशंस में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स, आप लोगों ने 10th क्लास में रेजिस्टेंस बॉक्स अपनी स्कूल लैब में ओम्स लॉ के लिए यूज़ किए होंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज़ किए जाते हैं। इनकी एप्लीकेशन में फर्दर हम रियोस्टैट में इनको यूज़ करते हैं। दीज आर यूज इन रियोस्टैट्स, दीज आर यूज इन मेकिंग स्टैंडर्ड वाइज फॉर मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सभी के लिए इनको यूज़ किया जाता है टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको मैं इसका टॉप व्यू थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। यहाँ पर दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ऊपर की तरफ होते हैं, मैं समझाने के लिए थोड़ा साइड में लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो। यहाँ पर कुछ प्लग्स लगे रहते हैं, ठीक है, दे आर फ्यू प्लग्स। तो मुझे प्लग्स के ऊपर ना वैल्यू लिखी होगी 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड सो ऑन। अगर मुझे 1 ओम की रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करनी है तो मैं इस प्लग में से की को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, की हटा दूंगा। अगर मुझे 3 ओम की रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं यहाँ से की निकाल दूंगा। अगर मुझे 5 ओम की निकालनी है तो मैं इन तीनों प्लग्स को बाहर रिमूव, प्लग्स में से कीज को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। 2 को निकाला, 3 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। पहले तीनों को निकाल दिया तो 5 ओम की रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगी। मीन्स हम रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो स्टेप्स में इंट्रोड्यूस होती है। स्टेप्स का मतलब होता है 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4 या 5। बट मुझे वो पता रहता है कि मैंने कितनी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस की है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस पता होगी कितनी लगाई है, बट आई कैन इंक्रीज रेजिस्टेंस इन स्टेप्स ओनली, ठीक है। तो इसके अंदर जो 1 ओम की रेजिस्टेंस अंदर बनी हुई है वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होगी, दैट विल बी मेड अप ऑफ फ्यू अलॉयज मेंशन्ड हियर। अब सिमिलरली रियोस्टैट है। रियोस्टैट के लिए मैंने डायग्राम थोड़ी देर पहले भी बनाई थी। रियोस्टैट चलो थोड़ा सा बार बार आ रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं। रियोस्टैट में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, एक सिलेंड्रिकल वायर इस तरह से लिपटी रहती है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल वायर के ऊपर एक ये मूवेबल टर्मिनल होता है, मूवेबल पॉइंट होता है विच इज़ कॉल्ड जॉकी, ठीक है। इसके साथ हम आगे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होगी। हम अब क्या करते हैं कि करंट मान लो यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से बाहर जाता है, तो करंट इतनी वायर में से घूम के जाएगा, यही होगा। अगर मैं इस जॉकी को, ये स्लाइड कर सकता है, इस जे को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, नोन एज जॉकी। अगर मैं इस जॉकी को यहाँ पे लगा देता हूँ तो अब क्या होगा, करंट ज़्यादा लंबी वायर में से घूम के जाएगा, यानी कि इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आगे से इंक्रीज कर जाएगी। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। हमने फार्मूला पढ़ा था R=ρ×L/A। तो हमने क्या किया, जॉकी को राइट साइड में स्लाइड कर दिया जिससे L बढ़ गया, यानी कि जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा जॉकी को मूव कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस में मामूली सा चेंज ला सकते हैं। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितनी है, ठीक है। मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रियोस्टैट दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंसेज हैं, बट रेजिस्टेंस बॉक्स में वैल्यू पता है, बट वैल्यू को हम स्टेप्स में इंक्रीज कर सकते हैं। और रियोस्टैट में
वैल्यू नहीं पता, बट वैल्यू को थोड़ी अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो कि हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। पूरा फुल फ्लैज एक लेक्चर मीटर ब्रिज पे आएगा, एक लेक्चर पोटेंशियोमीटर पे आएगा। नाम देखो, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल मेज़र करने वाला मीटर है। पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है, या ईएमएफ मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। तो हम इसको भी फुल फ्लैज एक या दो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टॉपिक है ये, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो फॉर अलॉयज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी को हम यहाँ पर 10⁻⁻8 ओम मीटर में लिखेंगे। यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ मेंशन करूँगा, 1.1 और 1.2, और इधर मेरे पास जो टेम्परेचर रेंज है बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ये मेरे पास 200 केल्विन से 800 केल्विन के बीच में चली जाएगी। 200 केल्विन से 800 केल्विन के बीच में टेम्परेचर है और वेरिएशन लीनियर है। ध्यान से देखो, 600 केल्विन के टेम्परेचर डिफरेंस में जो रेजिस्टिविटी में चेंज आया वो 0.1 × 10⁻⁸ ओम मीटर आया। दिस इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ अलॉयज़ की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे पास अगली डिस्कशन आती है सेमीकंडक्टर्स, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स विद टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एन इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये फैक्टर डोमिनेट करता है। हमने कहा था कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक एन की वेरिएशन, दूसरी रैंडमनेस। रैंडमनेस किसकी वजह से थी? इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा थर्मल वेलोसिटी गेन कर ली थी एंड जो कर्नल्स हैं उनकी वाइब्रेशन एनर्जी भी बढ़ गई थी। दो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू डोमिनेट करती हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स पढ़ रखी हैं तो आपको याद होगा कि वहाँ पर आप लोगों ने वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड पढ़ा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है। दिस एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एनर्जी गैप, ठीक है। अब ये एनर्जी गैप ओवरकम कैसे होगा? एनर्जी गेन करके। एनर्जी कैसे गेन होगी? टेम्परेचर के साथ। अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड इंक्रीजेज बाय लार्ज अमाउंट। एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे कंडक्शन बैंड में उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोटे से शब्दों में सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एन की वैल्यू बहुत इंक्रीज़ करती है या इंक्रीज़ करती है, बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स तो इनकी वेरिएशन कुछ इस प्रकार से आएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी। इसके लिए जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो हम सेमीकंडक्टर वाले अपने फिजिक्स के 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फैक्टर डोमिनेट करता है। मेटल्स में रैंडमनेस डोमिनेट करती है। मेटल्स में देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उन्होंने पेरेंट एटम के साथ पहले ही अपनी अट्रैक्शन एफिनिटी को छोड़ रखा है, नो एफिनिटी टुवर्ड्स पेरेंट एटम। और मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही अवेलेबल हैं। टेम्परेचर बढ़ने से अगर कुछ और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते भी हैं तो वो फैक्टर डोमिनेट नहीं करता। रैंडमनेस, रिलैक्सेशन टाइम, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, उनकी एनर्जी वो डोमिनेट करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स विद टेम्परेचर। इंसुलेटर्स के साथ कोई इफेक्ट नहीं, इंसुलेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओ चाहे कम करो। इंसुलेटर्स हमेशा
नॉन कंडक्टर ही रहे हैं उनमें हमेशा अवेलेबल चार्ज कैरियर्स की गिनती ना के बराबर रही है। गिनती कम होने की वजह से वो कंडक्शन नहीं करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वो कंडक्शन नहीं करेंगे। ओके।